नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद होंगे मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। हम बात कर रहे थे ईरान जंग की, और ईरान जंग जो है वो जो कि एक दिन के लिए 2 दिन के लिए हमलावर आए थे जंग करने के लिए, आज 17वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। और ये जंग कितनी लंबी होगी और क्या ये इस जंग में जो है वो अमेरिका जीतेगा या अमेरिका जो मदद के लिए पुकार रहा है और वो मजीद तनहा हो जाएगा, इस हवाले से बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, ट्रंप आए थे ईरान में हमला करने के लिए, इजराइल ने और ट्रंप ने मुश्तरका हमला किया, और आज वॉल स्ट्रीट जर्नल की मैं खबर पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ट्रंप के मशीरों ने बाकायदा तौर पर उनको कहा था कि ईरान पर जो है वो हमला ना किया जाए, और इस हवाले से आबनाए हुर्मुज़ जो है उसको मद्देनजर रखा जाए कि अगर वो बंद हो गई तो वो जल्द खुलने की नहीं है, वहां पर कब्जा होना पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। लेकिन इसको बाकायदा तौर पर इस पर जो है वो तहकीक करने की बजाय ट्रंप ने और इजराइल ने बाकायदा तौर पर हमला कर दिया। अब सूरत हाल ये है सर कि जो आबनाए हुर्मुज़ है वो मैदान जंग बना हुआ है, वहां पर ट्रंप जो है वो मदद के लिए पुकार रहे हैं, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ के लिए, जिसको ट्रंप ये कहते थे कि हमने ईरान की बहरिया को तबाह कर दिया है, आज उन्होंने ये चैलेंज किया है कि अगर बहरिया तबाह हो चुकी है तो ट्रंप वहां आकर दिखाएं, अपना कोई जहाज लाकर दिखाएं। आपको क्या ये जंग लंबी होती हुई नजर आ रही है या ये जंग जो है यहां पर खत्म हो जाएगी? क्योंकि आज ट्रंप ने कहा कि ईरान किसी मुआहदे की तरफ नहीं बढ़ रहा ताकि ये जंग जो है वो खत्म हो जाए, वो कोई मुआहदा ढूंढ रहे हैं। हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया। तो मेरे ख्याल में कि इस हालात में अभी फंस गए हैं, और वो अभी भी उनकी स्टेटमेंट जो लेटेस्ट मैंने देखी सुनी है उसमें वो भी कह रहे हैं कि हम भी अभी कोई वैसा कोई पीस एग्रीमेंट की तरफ नहीं जाएंगे या सीज फायर की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अब इसमें वो फंस चुके हैं। स्पेशली जब देखें ईरान अपने स्ट्रेटजी में बड़े कामयाब हुए हैं, स्पेशली देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम समझते हैं कि जो वो पर्शियन गल्फ थे, और उसमें आप देखें कि एक ईरान की स्टडी ये रही कि उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल के साथ जो हमले किए हैं, इसराइल पे हमले किए हैं, बेसिस पे हमले किए हैं, या गल्फ कंट्री से कुछ एरियाज में गए हैं, उससे उन्होंने जो जंग का कॉस्ट था वो बढ़ा दिया है, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आया है और पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी आया है। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड, फिर पर्शियन गल्फ है जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानी जाती है, जिस तरीके से वहाँ पे उनके देखें वहाँ पे भी मिसाइल्स भी हम यूज़ हुए हैं, और उसके बाद नेवल फोर्सेस है वो भी यूज़ हो रहे हैं। फिर जिस तरीके से उनका कंट्रोल है, दियाली जिसको ईरान अलाउ करते हैं शिप्स वो वहाँ से पास और गुजर सकते हैं, रेस्ट वहाँ से गुजर नहीं सकते हैं। देखें इंटायर तो दुनिया का 20% ऑयल यहाँ से गुजरता था, और फिर इसी तरह LNG थी, 83% LNG कतर की यहाँ से थी, वो चाइना भी यहाँ से ऑयल वगैरह बहुत, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब ये है कि देखें कि अब एक कोई जो नया इसमें टर्न आई है, दैट इज कि उन्होंने ईरानीज ने कहा कि जो यहाँ से आके युआन में या RMBs में वो जो ऑयल खरीदेगा तो वो यहाँ से गुजर सकता है। सो एक नई ट्विस्ट भी है, एक नई डायनेमिक्स यहाँ पर डेवलप हुई है, तो जिसकी वजह से परेशानियाँ और बढ़ गई हैं अमेरिका के लिए। क्योंकि देखें कि मैं समझता हूँ ये एक चेस बोर्ड है जिसमें ईरान अपने पत्ते बड़े सही तरीके से खेल रहा है, और जिससे अब प्रेशर में लाए हैं। क्योंकि ब्रिक्स में भी ये कंसेप्ट है कि अल्टरनेट करेंसी पे जाएं। अब चाइनीज करेंसी आई है तो रशिया भी इसको सपोर्ट कर रहा है, बाकी ममालिक भी इसको सपोर्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल में इस उधर से भी इनके लिए डिफिकल्टी है। और ईरान के ऊपर से ये है कि यहाँ पे देखें कि एक तो चलें ये देख लें कि आइसोलेशन की हमने बात की है, यकीनन जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल बात की, उन्होंने कहा कि नेटो कंट्रीज की बात की कि वो आए और इसको मदद करें सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, तो आप देखें नॉट ए सिंगल कंट्री वो सामने आया है। तो दैट्स वाई उन्होंने थ्रेट किया है कि नेटो का फिर जो है मैं देख लूंगा। जी ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल यही लग रहा है कि ईरान के जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी जबरदस्त है, और उसमें जो सदर ट्रंप हैं वो बुखला चुके हैं। अभी अली लारीजानी साहब का मैं एक बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जो अमेरिका बुखलाहट में एक फॉल्स फ्लैग करे और एक जो है वो 9/11 की तरह का जो है वो वाकया करे और ईरान पर उसका इल्जाम लगा दे। दूसरी जानब जो सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं वो ईरान कह रहा है कि हम नहीं करा रहे, उससे लाताल्लुकी का इजहार कर रहा है, वो इजराइल से हो रहे हैं। वो बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारे पास ठोस सबूत मौजूद हैं।
तीसरी सर, अगर बौखलाहट के दौरान, और ये जो बाकायदा तौर पर ये बात भी हुई है, मीडिया ने ये बात भी की है और ट्रंप ने इस पर खामोशी इख्तियार की है कि क्या जो अमेरिका है या इजराइल है बौखलाहट में ईरान पर एटमी हमला कर सकता है। अगर वो एटमी हमला हो गया या किसी तरह का इस तरह का कोई हथियार चल गया तो उस पर पाकिस्तान पर भी उसके असरात आएंगे, फिर हमारा क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? और मियाँ साहब, ये चांसेस नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि बहुत पागलपन होगा अगर आप ऐसा करेंगे। तो फिर देखें, ये रशिया के पास भी ऑप्शन रहेगा, वो फिर तो यूक्रेन को चढ़ दौड़ेंगे, और इसी तरह चाइनीज के पास भी ऑप्शन होगा, वो भी यूज कर लेंगे। फिर जो एनपीटी का कंसेप्ट था, जो रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही थी दुनिया भर में, तो इररिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इनके पास अल्टरनेट ऑप्शंस हैं। यकीनन जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हम 30 मिनट्स में, सेकंड्स में आई कैन चेंज माई माइंड, तो उसमें वो यही बात कर रहे थे। खरक आइलैंड की बात हो रही थी। देखें कि कोशिश उनकी ये है कि खरक आइलैंड को कहे या तो इसको डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि दैट इज द इकोनॉमिक लाइफ लाइन ऑफ ईरान, और क्योंकि 90% ऑयल वहीं पे सारे टर्मिनल्स के थ्रू, वहाँ पे 3 सूबों से वहाँ पे ऑयल आता है और वहाँ से टैंकर्स लोड होते हैं और दुनिया भर में वहाँ से भेजे जाते हैं। तो दैट इज वन पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है वो खरक आइलैंड अपने ट्रूप्स उतारें और वहाँ जाके उसको सीज करें और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने जो एक कंसेप्ट था, जिस तरह वो वेनेजुएला में कर रहे हैं। तो दैट्स वाई एक जो इतलात है एम्फीबियस, जो 41 एक्सपेडिशनरी यूनिट आ रही है, वो एक एम्फीबियस यूनिट है, दे आर ट्रेन क्यूब इस तरह के एम्फीबियस हमले करने के लिए। सो दैट इज वन पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। तो उससे वो बहुत वो नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमने कहा ना कि इकोनॉमिक लाइफ लाइन है ईरान के लिए, तो ये एक चीज़ हो सकती है। सेकंड एक ऑप्शन में जा सकते हैं कि वो जो पर्शियन गल्फ के ऊपर जितने पोर्ट्स हैं, 8 पोर्ट्स हैं पर्शियन गल्फ के ऊपर, तो क्योंकि थ्रेट वहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो जोग्राफी ऐसी है ईरान की कि वो टोटली कंट्रोल में है, कि अंदर से स्पीड बोट्स भी हैं, अनमैन्ड वाटर क्राफ्ट भी हैं और सब मेरीन्स भी हैं, नेवल माइंस भी। इसके बावजूद जो ग्राउंड है वहाँ से उनकी पोजीशनें ऐसी बनी हुई है कि वो वहाँ से भी फायर करके शिप्स को सिंक कर सकते हैं। सो देयरफॉर एक ये पॉसिबिलिटी भी सोची जा रही है कि एक स्टडी भी की गई थी आज से चंद साल पहले अमेरिकन ने, अगर पर्शियन गल्फ में मसला होगा तो उसको कैसे सीज करें। सो एरिया ऑल अलोंग जो या पोर्ट्स का एरियाज है, यहाँ पे वो अपने ट्रूप्स को उतार के इनको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कॉस्ट बड़ी हाई होगी। सो ये इस पॉसिबिलिटीज। इसके अलावा जो है कि दे विल कंटिन्यू डिग्रेडिंग या एरोडिंग द कम्बट पोटेंशियल जो ईरान की है, वो किसी तरीके से जिस तरह IRGC पे हमले हो रहे हैं, हेडक्वार्टर्स पे जा रहे हैं, इंस्टॉलेशन पे, डंप्स पे हो रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन उनके पास ये भी है, जो न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस हैं जो ऑलरेडी वो समझते हैं कि डिग्रेड हो चुके हैं, उसमें दे विल कंटिन्यू अटैकिंग। सो दीज आर द ऑप्शन से इस पे कर सकते हैं। बट वो खुद भी मानते हैं कि उनके पास ये टाइम लाइन नहीं है कि क्या इसमें वो कामयाब होंगे। क्या वैसे वो डिक्लेयर अपनी विक्ट्री कर सकते हैं, लेकिन कामयाबी इसमें नहीं है। और उनको ये भी शक है कि हाउ लॉन्ग दे कैन सस्टेन, कितनी लंबी ये जंग होगी, फोरकास्ट वो भी नहीं कर सकते हैं। तो एटलीस्ट ये है कि ईरान ने इनको फंसा दिया है। सर, जहां तक हमलों की बात है, जो खर्ब का जजीरा है उस पर ईरान ने कहा है कि 5 किलोमीटर का वो जजीरा है, अगर उसको वहां पर तेल की तंसीबात पर हमला किया गया तो पूरे गल्फ में जो है वो जहां जहां अमेरिका की जो तंसीबात हैं या वहां पर उनके जो हैं वो जो मालियाती इदारे हैं या वहां पर उन तवानाई के उनके जो तंसीबात हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा और पूरे खित्ते को जो है वो अंधेरे में डुबो दिया जाएगा। ये तो उन्होंने कहा है। और ईरान जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और ईरान ने वहां पर जितने भी हमले किए हैं उनके बेसिस पे, उस पे 5th फ्लीट जो है उसको बाकायदा तौर पर सेंट्रल कमांड उनकी खत्म करके रख दी है। सर, नेतन्याहू के हवाले से मैं बात करूंगा कि नेतन्याहू जो है उसके हवाले से मुतज़ाद खबरें आ रही हैं और जो वीडियोस आ रही हैं उसके भी कहा जा रहा है कि AI वीडियोस हैं, लेकिन साथ साथ जो है मुज्तबा खामनाई के हवाले से भी ये बात आ रही है कि वो भी रूस में चले गए हैं। क्या मुज्तबा खामनाई जो है वो ईरान छोड़ चुके हैं? क्या वो ईरान छोड़ सकते हैं और वो रूस में हो सकते हैं, रूस में चले गए? मुझे नहीं लगता है। मुज्तबा खामनाई यकीनन ईरान के अंदर ही होंगे, जख्मी हो सकते हैं। दैट्स वाई देखें कि उनके जो मैसेज कन्वे हुआ तो ये एक श्योरिटी दी थी कि वो जिंदा है और ठीक है। और ये पब्लिक में देखें एक स्ट्रेंथन जो आप समझ लें कि जो लोगों का जो रिजॉल्व है एक यूनिटी की तरफ ईरानी कौम गई है उनके आवाज़ सुन के।
तो मेरा ख्याल में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अभी अमेरिकन या वेस्टर्न मीडिया जो है ये प्रोपिगेट कर रहा है कि सिंस अगर मुश्तबा खामनाई जो स्पिरिचुअल लीडर है वो जख्मी है, तो कंट्रोल और प्रेसिडेंट वो कह रहे हैं कि जो IRGC वाले हैं वो दे आर कॉलिंग द शॉट, वो इनके पास सारा कंट्रोल है। अब इस बात पे बहस हो रही है, तो लेकिन वो यकीनन है। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखें कि ईरान ने तो साबित कर दिया है जो डिसेंट्रलाइजेशन है, मोज़ेक वो कहते हैं, जो चेन ऑफ कमांड है, जो एक डॉक्ट्रिन उन्होंने ईरान ने इंट्रोड्यूस की थी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड है, जो 31 सूबे हैं वहाँ पे खुद फैसले होते हैं। तो एक तो वो उस वजह से ये कामयाब हो रहे हैं, दैट इज़ वन थिंग। जहाँ तक नेतन्याहू की बात है, मेरा ख्याल मुझे भी अभी यकीन हो चला है कि वो मेरा ख्याल में जहन्नुम की तरफ चल पड़ा है। और क्योंकि जितने अभी आपने देखा कि AI जनरेटेड हैं, जितनी बातचीत हो रही है और लोग उसको क्वेश्चन जिस तरीके से कर रहे हैं, साहब ये तो बहुत बड़ी खबर जो है वो दे रहे हैं कि नेतन्याहू जो है वो जहन्नम की तरफ जो है वो गामजन है और वहां वो उस तरफ चल पड़ा है, क्योंकि जो वीडियोस आ रही हैं वो भी AI वीडियोस आ रही हैं और उनकी कभी 6 उंगलियां होती हैं, कभी जो है वो जब वो कॉफी शॉप में होते हैं तो वहां भी वो जो है वो AI वीडियोस लग रही हैं। तो क्या वो वहां पर जख्मी होके जो है वो वहीं पर मर गया है या किसी इलाज की खातर उसको किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट किया गया, वहां पर मर चुका है? देखें कि ये तो पता नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो कल जो उनकी मीटिंग हुई है नेशनल सिक्योरिटी के इजराइल के, और उसको बेसिकली इसको चेयर इसने प्राइम मिनिस्टर ने करना था, तो वहां पे वो प्रेजेंट नहीं थे। तो क्योंकि उसको हेड किया डिफेंस मिनिस्टर, तो उस पर लोगों ने सवाल उठाए हैं और बड़े जेन्युइन किस्म के सवाल हैं। अगर कुछ होता तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी कहता था कि वो जिंदा है, ठीक है, मेरी बात भी है। तो वो जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि उसका सफाया हो चुका है। दैट्स वाई आप देखें, क्योंकि लीडरशिप की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अगर वो तो बता दें कि वो मर गया तो वो इजराइल तो वैसे बैठ जाएगा। तो दैट्स वाई मेरा ख्याल में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि तवातर के साथ जिस तरीके से लोगों ने पोस्टमार्टम किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उन्होंने क्वेश्चन भी रेज कर दिए हैं कि ग्रॉक के जो सवाल के जिस तरीके से वो उसको कर रहा है, क्योंकि इसमें वो कंट्रोल है, तो वो चीज़ें कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा मेन स्ट्रीम में। ब्रिगेडियर साहब एक और हवाले से भी बात कर लेते हैं, शुमाली कोरिया के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि मशरक़ वुस्ता में इस वक्त आग लगी हुई है, जंग लगी हुई है, पूरी दुनिया जो है वो इससे मुतासर हो रही है। लेकिन इन हालात में शुमाली कोरिया की जानिब से 10 खतरनाक मिसाइलों का तजर्बा किया गया है। ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है दुनिया के लिए, या ये मामूल के तजर्बे हैं? मामूल के भी आप समझ लीजिए, बेसिकली सिग्नलिंग है, मैसेजिंग है। आप देखें कि दुनिया में अभी हुआ क्या है कि आपने देखा जब ये जंग हुई तो एशिया पैसिफिक कमांड से जो इंटरसेप्टर्स थे वो सारे उन्होंने शिफ्ट कर दिए टू द मिडिल ईस्ट इजराइल के लिए, और साउथ कोरिया से लेके गए हैं। तो साउथ कोरिया एक्सपोज हुआ है। तो अब दैट्स वाई आप देखें कि इस दौरान में नॉर्थ कोरिया ने ये एक्टिविटी करके अपनी प्रेजेंस शो कर दी, अपनी ताकत का इजहार किया, अमेरिका को भी मैसेज कर दिया है, जापान को भी सिग्नलिंग कर दी है, साउथ कोरिया को भी इन्होंने मैसेज कर दिया कि भाई हम अभी ये कर सकते हैं, अभी आप लोग तो आपको बचाने के लिए कोई नहीं है। तो क्योंकि अमेरिका एक्सपोज हो गया है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि वहां पे क्या नॉर्थ कोरिया जो है वो ईरान की मदद को आ सकता है? आप क्या समझते हैं, क्योंकि यूक्रेन में तो वो रूस की मदद को आया था? देखिए मेरे ख्याल में अभी तो ऐसा नहीं आएगा, लेकिन बिहाइंड इसी यकीनन पहले कोई ना कुछ मदद करते रहेंगे। अगर वो आप देखें, मदद वैसे भी रशिया और चाइनीज तो करते रहे हैं, जंग से पहले भी करते रहे हैं। और लेकिन आज का टेक्नोलॉजी का दौर है, अब तो लोग कुछ ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो आइडेंटिफिकेशन दी है, अगर नेतन्याहू हिट भी हुआ है तो इन दोनों में से किसी मुल्क ने इनके। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब।